चलो चलो तुम्हें गेम खेल लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो क्या है कि चीजें क्या ना, जब एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे एक कोर्स पढ़ लिया करो, क्योंकि यही चीज है, कुछ गलत वर्ड यही बोले जाते हैं, यही क्वेश्चन हिंदी में सब सब्जी में आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो हिंदी भी पढ़ लेते हैं, पढ़ा देता हूँ, चलो चीजें और अच्छी हो जाती है, टेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद बताओ, ये पांच वर्ड मैंने आपको सामने लिखे हैं, तो 5 वर्ड में बताना है कि कौन कितने सही है और कितने गलत है। तो अगर मैं आपको इधर से पहले रो से पूछूं तो कितने ऐसे हैं जो सही है और कितने गलत है, आप बताओ। कितने में आप मतलब सभी लोग कितने सहमत हैं, ये जो जितने वर्ड है सारे सही हैं या गलत हैं? पहले अरे आपका नंबर ही आएगा, रुक जाओ थोड़ा सा, वोट देने का सबका अधिकार है। अब पहले आप बताओ, मतलब कितने लोग, ये सारे सही हैं? आपका मन क्या गलत है, कौन सा गलत है? सरकार गलत है, बस। आप बताओ, सारे सही हैं? एक तो उज्ज्वल, ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करो, कितने लोग हैं जब तो पता रहेगा। आप कितने बता रहे हो? उज्ज्वल, आप भी, और बस चलो। अरे सुन लो, बस 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 बस, अब देख लो कौन कौन से गलत है, कौन कौन से गलत है। अब अरे वीडियो बन रही है, जब ऐसे सोल्व करोगे तो भी दिक्कत होगी। अब सुन लो क्या है, अब मैं कह रहा कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें कौन गलत है कौन देख लो। देखो बोलते हैं अतिशोक्ति, अतिशोक्ति होते हैं, अतिशोक्ति से आएगा, क्या आएगा? से। पहला गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, अब मैं कहने लगूं ये वर्ड है, क्या ये? श्रेय, क्या ये? श्रेय, और श्रेय है, और अगर मैं इसमें रे लगा दूं, क्या लगा दूं? रे। अगर ये है और इसमें मैंने ये लगा दिया, बोल के दिखाओ क्या है ये? अब क्या बन गए? अरे नहीं बोल सकते आप इसको, क्योंकि इसमें रे भी है और री भी है, इसमें दोनों चीजें, अब नहीं बोलेगा ये, ठीक है। अगर कोई इसमें कंपेयर करे, अब मुझे ये बताओ, तो ये है, ये तो बोल दो श्रेय, और ये रे भी है इसके अंदर, श्रेय भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जब हमने रे लगा दिया तो इसमें ये हटा दो, तो अब बन गया श्रृंगार। क्या बन गया? श्रृंगार। तीसरा देखो, कहते हैं कि बारात नहीं होता, बारात होता है। क्या होता है? इसलिए कहा जाता है, एक आपने सुना होगा, एक शायरी है कि मेरा प्यार आखिरी दम तक सच्चा होगा, तेरी बारात से मेरा जनाजा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये है ना, ये बारात है, क्या है ये? बारात, ठीक है। सिंपल सी बात है, मतलब ऐसा कह देते हैं तो बारात नहीं बारात। ऐसी बादाम, बिल्कुल सही है, बादाम नहीं होता, बादाम होता है। उज्ज्वल नहीं होता, आधा जय, क्या होता है? आधा जय, ओ आधा जय, जय वेरे, ओ आधा जय, ये होता है जी। और अगर एग्जाम आ जाते तो ये कर जाए, लिख लो, चलो इन्हें नोट कर लो, यही गलत करोगे एग्जाम अगर आ गया, लिख लो इनको अलग से, नोट कर लो इनको, यही सब शुद्धि आती है एग्जाम में, यही आएंगे, यही आएंगे, तो अब आपको पता लग गया। है ना, तो गलती मत करना, सारे आएंगे, सारे आएंगे, नहीं देखते नहीं है कि पेपर में ये पर श्रृंगार या अतिशोक्ति भी है। हाँ, उज्ज्वल भी आया है, ठीक है, ये श्रृंगार, अतिशोक्ति और बारात भी आया हुआ है, ठीक है। यही वर्ड है, कुछ ही चुनिंदा वर्ड है जिन्हीं को हम लोग कई बार गलती करते हैं। लिख लिया करो चीजें जो बताई जाए। जैसे किसी के नाम में पूरा जय बनता है, उज्ज्वल, सपोज दैट किसी का नाम है और उसमें स्पेलिंग के अकॉर्डिंग पूरा जय बन रहा, तो पूरा जय बन रहा, तो जैसे नाम बोलो क्या है? उज्ज्वल है, मतलब एक मैं आपको एक चीज कह रही थी, जैसे कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स लिख लेते हैं उज्ज्वल, डबल जे का यूज करते हैं, तो वो भी दो आधे जे में ही, जय में ही, मतलब सटीक तो यही लिखो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम लिख देते हैं ना तो वो गलत है। जैसे प्लीज हम लोग लिखते हैं, नाम तो कैसे, नाम तो कोई बुरी अंतर नहीं होता, नाम में बड़ी एक नहीं चलता, लेकिन अगर सब शुद्धि की बात करें तो फिर दीपावली हम क्या लिखते हैं? दीपावली, ये गलत है, दीपावली ये है, सही है। तो अब बस अर्थ है ना, बोलने में हम लोगों ने वर्ड बनाने की बोलेंगे और बोलेंगे तो चीजें, कई बार हम ये लिख देते हैं गलती, मैंने कल बताया था ना, प्लीज हो गई, क्या हो गई ये? प्लीज, नहीं वास्तव में है क्या ये? ज,
है ना, जूलॉजी है ना, प्लीज जा लगेगा तो प्लीज अच्छा लगेगा, प्लीज एक गलत फीलिंग से आती है बोलने में, है ना, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि बोलते हैं, वाल्मीकि होता है, ठीक है। चलो वही मतलब यही मेन है, यही एग्जाम में यही आएगा, वरना और कुछ आप विवर्तनी में तो सही कर ही दोगे, यही है मेन जो है आपकी। चलो देखो तो चीजें हैं तो बता देता हूँ मैं चीजें, जिससे आपके एग्जाम में चीजें आ जाए और चीज हो जाए। देखो क्या होता है, अब हम लोग ने पारितंत्र के प्रकार को पढ़ लिया था, किसको पढ़ लिया था, पारितंत्र को। चल रही है ना चीज वीडियो, तो पारितंत्र के हम लोग देखते हैं, पर्यावरण की हम लोग बात करते हैं पारितंत्र को, ठीक है। अब देखना ध्यान से समझना, हम लोगों ने उत्पादक, अपघटक और क्या पढ़ लिए थे, उपभोक्ता। लिखवा भी दिए थे, नहीं लिखवाई थी? चलो अगर हम लोग लिख भी गए थे तो मुझे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन वाला रिवीजन करता हूँ, फिर बताओ किसी जीव की क्या बनी, अगर कोई चीज है पर्यावरण में, सबसे पहले क्या बना, जीव। क्या बना, जीव से क्या बनती है, जनसंख्या से, समुदाय से, पारितंत्र, और पारितंत्र से वायु, और वायु से जैव मंडल, और फिर ग्रह बनता है। बस आपको यही याद करना है, सबसे पहले क्या बनेगा, जैव मंडल, यानी हम लोग देखा जनसंख्या बनी, जनसंख्या से बनता समुदाय, वहीं पारितंत्र में दो घटक, एक जैविक और अजैविक संघटक इंक्लूड हो जाते हैं, सही है ना। इसके बाद वायु, एक निश्चित जलवायु आ जाएगी, और फिर जैव मंडल या जीवन संभव है। जैव मंडल का अर्थ क्या होता है कि ये 3 मंडल से मिलकर बना होता है, स्थल मंडल, वायुमंडल, और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, जैव मंडल कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर विशुद्ध मांसाहारी पूछे तो कौन से घटक हैं, शेर, बाघ और चीता। मनुष्य कैसा प्राणी है, और गाय बकरी कौन से भोक्तक है। एक खाद्य श्रृंखला में अवघटक कहाँ शामिल होते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में, हाँ, एक खाद्य श्रृंखला में अवघटक कहाँ शामिल होते हैं, सबसे नीचे, और अवघटक में क्या शामिल नहीं है, वायरस शामिल। अवघटक के अंदर वायरस शामिल नहीं होता, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये कभी भी न मरने वाला चीज है, वायरस कभी नहीं मरता, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पारितंत्र को परिभाषा किसने दिया था, एडी डांसले, जो अपना भोजन स्वयं बने उन्हें, या उत्पादक। जैव श्रृंखला में, जैव घटक में, खाद्य श्रृंखला के अंदर 3 आयाम है, कौन कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक, ठीक है ना। चलो अगर आपने इतनी बातें चीज कर ली है तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि इस पर्यावरण के अंदर पारितंत्र में कुछ महत्व भी है, तो देखते हैं कि आपका पारितंत्र जीवन में क्या देता है आपको। तो पारितंत्र का महत्व, तो महत्व में हम लोग देखते हैं क्या, पारितंत्र का महत्व। देखो पारितंत्र का महत्व से रिलेटेड अगर बात करें तो हमें यहाँ से आवास की प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, आवास की प्राप्ति होती है, लिखना, आवास की प्राप्ति होती है। पारितंत्र का महत्व, इससे हमें शुद्ध वायु की प्राप्ति होती है, यहां से हमें जल की प्राप्ति होती है, यहां से हमें जैव विविधता की प्राप्ति होती है, यहां से हमें भोजन की प्राप्ति होती है, और यहां से हमें ईंधन की प्राप्ति होती है। एक पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, उसी को टिक कर देना, ईंधन की प्राप्ति होती है। तो यही पारितंत्र का आपके जीवन में महत्व है। पारितंत्र का महत्व जीवन में क्या क्या देता है, वो आवास की प्राप्ति, शुद्ध वायु की प्राप्ति, और जल की प्राप्ति, जैव विविधता, भोजन और ईंधन की प्राप्ति, हमें ये पारितंत्र से चीजें मिलती हैं। कई बार कोटेशन में दे देता है एग्जाम में लगाने के लिए, और पता भी होना चाहिए कि पारितंत्र आपके लिए क्या महत्व है। ईंधन वो देता है, जल वो देता है, वायु वो देता है हमें, ठीक है। अगर पेड़ पौधे ना हो तो शुद्ध वायु हमारी कौन करेगा, तो वायु, वे शुद्ध वायु को करने का आयाम पेड़ों के पास है। तो ये हमें क्या हुआ, तो मनुष्य पेड़ों को काट रहा है, तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं दूषित हम लोग को वायु का सामना करना पड़ेगा। दूषित वायु जब हो जाएगी तो दिक्कत इन्वायरमेंट में आ जाएगी। किसी कड़ी के साथ खिलवाड़ करते हैं तो पारितंत्र बिगड़ जाता है। जल
अगर हम लोग दूषित करेंगे तब पारितंत्र बिगड़ जाएगा, आवास ज्यादा बनाएंगे तब दिक्कत हो जाएगी, जैव विविधता की हानि करेंगे तब हमारा पारितंत्र खराब हो जाएगा। तो पारितंत्र को बचाने के लिए हम लोग को इन पर क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आयाम रखने पड़ते हैं, संरक्षण करना पड़ता है। तो ये हमें पारितंत्र हमारे जीवन में यही महत्वपूर्ण है। तो कई बार क्वेश्चन ना भी आए, जैसे कोई पूछ ले कि हिमालय आपके जीवन में किसका संरक्षण करता है, अगर हिमालय ना होता तो भारत में क्या चीजें ना होती। तो हिमालय बहुत चीजें रक्षा करता है। हिमालय भारत के दक्षिण पश्चिम से मानसून जाता है तो मानसून टकराकर वर्षा करता है। उधर चाइना से ठंडी हवाएं भारत में क्रॉस नहीं करता। दूसरी औषधि गुण हिमालय पर मिलते हैं, तो हिमालय औषधि गुण से भरी हुई एक पेटी है जहाँ पर औषधि गुण पाए जाते हैं। तो हिमालय आपके लिए इतने काम करता है, तो हिमालय काम भी आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही आपके लिए पारितंत्र पढ़ रहे हैं तो पारितंत्र के जीवन में क्या महत्व है, तो ये महत्व है। बात समझ में नहीं आई? चलो आगे लिखना, हेडिंग डालना, मानव और पर्यावरण का क्या संबंध है जीवन में। मानव का आपके जीवन से क्या संबंध है, मानव एवं पर्यावरण का संबंध, मानव एवं पर्यावरण के संबंध क्या संबंध है। देखो मानव एवं पर्यावरण का संबंध क्या है, या मानव का पर्यावरण से सीधा संबंध देखना क्या होता है। तो सबसे पहले मानव कहते हैं, मानव कारक बन के आया। क्या बन के आया पर्यावरण में, कारक, फैक्टर। आप सपोज करो जब मानव प्रकृति के अंदर आया तो उसने क्या देखा होगा, उसने सब चीज जब देखी होगी, लाइक उसने ये चीज क्या है, जलवायु देखी, मौसम देखा, तो उसको नहीं पता लगा कि वास्तव में चीजें हो क्या रही हैं, नहीं उसको नहीं पता लगा, क्योंकि मानव कारक बन गया, फैक्टर। धीरे धीरे मानव में चेंज आनी शुरू हुई प्रकृति के साथ, जलवायु के साथ। तो मानव जो पहला बना उस मानव को क्या नाम दिया गया, आदिम मानव। बात समझ आए। इस मानव के साथ एक चेंज आया, ये बना रूपांतरण करता। क्या बना ये, मॉडिफायर। और इसने सीख ली कृषि। क्या सीख ली, तो ये आदि मानव से कैसा मानव बना, आदिम कृषि मानव। कैसा बना, आदिम कृषि मानव। इसके बाद इसने आया एक और, इसको कहते हैं परिवर्तन करता। क्या कहते हैं इसको, परिवर्तन करता। और जब ये रूपांतरण करता से परिवर्तन करता बना तो इसने सीख लिया पशुपालन। क्या सीख लिया थे, पशुपालन। पशुपालन करना इसने सीख लिया। और लास्ट में इसको आज वर्तमान का जो मानव है इसे बोलते हैं विध्वंस करता। क्या कहते हैं इसको, अर्थात ये प्रकृति और मानव का संबंध क्या है कि मानव प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगा है। और जब खिलवाड़ कर रहा है तो वो लगा रहा है उद्योग। क्या लगा रहा है वो, उद्योग, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास। और ये किसकी सहायता से लग रहा है, विज्ञान की। किसकी सहायता से लगा रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो आज मानव इस परिवेश में पहुंच चुका। हो सकता है आगे का मानव कोई और आगे चले, वो बात की बात है। तो मानव का संबंध पर्यावरण से कितने स्तर पर है, 4। बोलो सबसे पहले मानव क्या था, कारक का संबंध, रूपांतरण करता मानव, परिवर्तन करता है पशुपालन, और विध्वंस करता है औद्योगिक विकास और तीव्र प्रौद्योगिकी। बात समझ में आई? पहले कारक, फिर उसके बाद रूपांतरण करता, उसके बाद विध्वंस। पहले कारक, परिवर्तन करता, रूपांतरण करता और फिर है विध्वंस करता। चारों याद क्लियर करते हैं। मानव का परिवेश से क्या संबंध है, बता देंगे नहीं बताएंगे? अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ जी, इनके एग्जाम्पल भी याद रहेंगे। ठीक है, मिटा दी जाए। बढ़ जाएगा फिर, चलो देखिएगा आगे। देखो क्या होता है, इस पारितंत्र में कुछ प्रकार है। क्या है इस पारितंत्र के कुछ प्रकार? तो पारितंत्र के प्रकार देख लेते हैं। पारितंत्र के प्रकार देखो क्या होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 3। सबसे पहले जो पारितंत्र का प्रकार है उसे बोलते हैं स्थलीय पारितंत्र। एक होता है जलीय पारितंत्र।
एक होता है आपका स्थलीय पारितंत्र। सर इसका ये तो आपने पहले भी डायरेक्टली फर्स्ट में लिखा। एक है संक्रमण, क्या आपका संक्रमण पारितंत्र। संक्रमण पारितंत्र, जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र, ये तीन तरह के पारितंत्र आपको कहाँ देखने को मिलते हैं इस पारितंत्र के प्रकार के अंदर। ठीक है, तीन हो गए, कौन कौन से हैं, स्थलीय, जलीय और संक्रमण। ये प्रकृति द्वारा मिले हैं। संक्रमण, संक्रमण पारितंत्र बात करेंगे, ये पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। जब डी पढ़ रहे हैं तो तभी तो पता लगता है चीजों का क्या है क्या नहीं। तो जलीय होगा संक्रमण पारितंत्र, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम और ये आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो देखो क्या है, एक मानव ने बना लिया, उसे बोलते हैं मानवीय पारितंत्र। मानवीय पारितंत्र का मतलब क्या है, जो मानव ने बनाया। मानव ने क्या बनाया, तो जंगल को काटकर मैदान बना दिए, और मैदान बनाए तो मैदान में क्या करने लगा, खेती। क्या करने लगा, खेती। तो मानव ये पारितंत्र आज मानव ने इजाद कर लिया, और ये मानव द्वारा बनाया गया अलग से है। तो इसमें क्या रख सकते हैं हम लोग, इसमें खेती, कृषि, क्या रख सकते हैं, कृषि। मानव उद्योगों को जानने लगा, किसको जानने लगा, औद्योगिकी का विकास जानने लगा। तीसरा, शहरों से आगे बढ़ गया, और शहरों से आगे क्या बढ़ गया, वो नगरों में, नगरीकरण में। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, मानवीय पारितंत्र के। निम्न में से मानवीय पारितंत्र को पहचानो, संक्रमण, जलीय, स्थलीय या कृषि। कृषि, या कौन सी हो जाएगा, कृषि। मानव पारितंत्र में उद्योगीकरण किसका हिस्सा है, मानवीय औद्योगिक, मानवीय पारितंत्र का। ठीक है, तो ये तीन तो शुरू के प्रकृति द्वारा बने हैं, और ये मानव ने बनाया है। आपका कौन सा पारितंत्र है, आपका मानवीय पारितंत्र, जिसमें कृषि आ सकती है, औद्योगिकीकरण आ सकती है, और इसमें शहरों से पार्ट है स्थलीय पारितंत्र का, मानवीय पारितंत्र। मानवीय पारितंत्र का मतलब है कि मानव द्वारा इजाद किया गया, यानी स्थल पे तो इजाद हुआ, लेकिन मानव ने अलग से बनाया, डेवलप किया मानव द्वारा। तो मानव ने क्या डेवलप किया, कृषि। अब कृषि मानव के द्वारा तो नहीं, जंगल को काटकर मानव ने खेत बनाए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मानव हुआ। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं कि भाई मानव द्वारा बनाया गया पारितंत्र का एग्जाम्पल है खेत, है ना, खेत। जलीय पारितंत्र है ना, महासागर, तो ये तो क्या है, जलीय में आ जाएंगे, लेकिन खेत किसके द्वारा बनाया गया है, मानवीय है। तो ये तो आप खुद भी बना सकते हैं, जो मानव ने बनाया। बात समझाने की इनको, ये है क्या, देखो स्थलीय पारितंत्र के अंदर बात करें, सबसे अच्छा हम लोग एग्जांपल लेते हैं वन को। किसको लेंगे भाई, वनों को। किसको लेंगे, स्थलीय पारितंत्र में हम किसको लेंगे, वन को लेंगे। पारितंत्र के प्रकार कितने थे, कौन कौन से, स्थलीय, जलीय और संक्रमणीय। इनमें वेटलैंड शामिल हो जाएगी। इसमें आपका और क्या शामिल होगा, तो वेटलैंड है, इसमें एक दो और आयाम शामिल होंगे, तो उनको समय समय पर आपको बताऊंगा। और वेटलैंड आपका पूरा टॉपिक है आर्द्र भूमि। क्या है आपका, आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि इसी संक्रमण का क्षेत्र है। संक्रमण कौन सा क्षेत्र है, संक्रमण उसे कहते हैं जहाँ जल और स्थल दोनों के भाग जुड़े हों, अर्थात इकोटोन। अर्थात इकोटोन, इकोटोन लिखा है ना, इकोटोन का मतलब ये है आपका एक्वेटिक, ये है आपका स्थल और ये है आपका जल। तो इकोटोन उसे कहते हैं जहाँ दो संक्रमण जुड़े हों। क्या जुड़े हों, दो संक्रमण, अर्थात स्थल भी जुड़ा हो और जल भी। तो एक स्पीशीज S1 स्थल में पाई जाएगी और एक जल में पाई जाएगी। हो सकता है तीसरी यहाँ पर एक स्पीशीज पाई जाए, क्या कहते हैं, स्पीशीज थ्री। तो उसी को बोलते हैं हम संक्रमण या इकोटोन। ठीक है, तो इनकी बात करेंगे जब यहाँ पर आएंगे। तो पहले इनको देखो, स्थल को देखना। स्थलीय पारितंत्र में सबसे सटीक एग्जांपल है वन। क्या है, वन। देखो कैसे, भारत, आपने नाम सुना होगा भारत के बारे में, तो सबसे पहले जहाँ थोड़ा सुन लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो वन, भारत में एक वन पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। नाम सुना होगा आपने, नहीं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कैसे होते हैं, बात करते हैं। एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती वन। इनके एग्जांपल आते हैं बहुत ज्यादा। एक होते हैं आपके यहाँ पर कि कटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। एक होते हैं आपके शंकुधारी, शंकुधारी वन। एक आपके होते हैं शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन। ठीक है, एक होते हैं आपके मरुस्थलीय वन। कैसे होते हैं आपके, मरुस्थलीय वन। एक आपके होते हैं कैसे वन, मैंग्रोव, मैंग्रोव वन। इन्हीं को बोलते हैं ज्वारीय, ज्वारीय वन। ठीक है, तो ये कुछ आयाम है, हमें वनस्पतियों में कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं क्या,
उष्णकटी सदाबहार हो गया, पर्णपाती हो गया, कटीले हो गए, शंकुधारी हो गए, शीतोष्ण वन हो गए, मरुस्थलीय वन हो गए और मैंग्रोव या ज्वारीय वन हो गए। ये कुछ वनों के भारत में प्रकार है। बात समझ में आई नहीं? अभी लिखना मत, जब मैं समझाऊंगा तभी लिखना है इनको। अब देखो क्या है, मैंने आपको वर्ड दिया, एक वर्ड है उष्ण कटिबंधीय। क्या वर्ड है हमारे पास? तो पहले इसको समझो फिर बात करते हैं। देखो उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या है, देखना ध्यान से। देखो मैंने आपको बताया ये पृथ्वी है और पृथ्वी अपने इस पर क्या है, आव है। ये पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी चपटी है। और पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य रेखा। और इसी को हमने आधार बनाकर कौन सी रेखा खींची? उत्तर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और दक्षिण में कौन सी रेखा है? मकर रेखा। यहाँ तक बात क्लियर है? भारत कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पर? भारत कर्क रेखा पर स्थित है। तो भारत का एक समूचा आयाम, एक बड़ा विस्तृत भाग कर्क रेखा से होकर गुजरता है। लेकिन भारत की लोकेशन की अगर बात करें, भारत की अगर ज्योग्राफिकल चीजों को देखें हम लोग, अगर भारत की चीजों को हम लोग अगर एग्जामिनेशन में जाएं तो भारत क्या है, तो भारत का अधिकांश हिस्सा उष्ण कटिबंध से होकर जा रहा है इस तरह से। तो लेकिन भारत का उत्तरी आयाम की बात करें तो अधिकतर तो भारत उष्ण कटिबंध में ही है कि भारत भाई उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। लेकिन भारत का कुछ हिस्सा शीतोष्ण में भी आता है। किसमें आता है? शीतोष्ण कटिबंध में। जैसे सेब आपको मिलेंगे, सेब कहाँ होंगे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब देखो एक करेवा नाम की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है? करेवा मिट्टी। ये पहाड़ों पर आप चलेंगे तो जम्मू कश्मीर में एक जो पहाड़ी ढाल होते हैं ना, उन पर एक मिट्टी पाई जाती है करेवा। और एक करेवा मिट्टी केसर के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? केसर। अब चाहकर भी केसर अपने भारत में यानी उत्तरी प्रदेश यानी उत्तरी भारत के निचले हिस्से पैदा नहीं कर सकते। इसको है ना केसर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक मिट्टी पाई जाती है करेवा। और ये करेवा मिट्टी किसके लिए जानी जाती है? केसर के लिए। तो अब देखो उत्तर भारत में जब आप जाएंगे यानी जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं, यानी केसर गर्म होता है खाने में। जब गर्म होता है तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, ठंड ज्यादा पड़ती है, तो ऐसी चीजों का अधिकतर क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो करेवा मिट्टी में कौन सी खेती होती है? केसर की। अब भारत कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध है। अब अधिकांश उष्ण कटिबंध में है, लेकिन उष्ण कटिबंध मतलब थोड़ा सा हिस्सा शीतोष्ण में भी चला जाता है भारत का। तो भारत में कुछ वनस्पतियां हैं, वेजिटेशन है। तो इस क्षेत्र में जो भारत यही उष्ण कटिबंध है, क्या है ये? उष्ण कटिबंध। अब हम फिलहाल इन्हीं वनस्पतियों की बात करेंगे। सर इनकी कब करोगे? तो इनकी ज्योग्राफी चलाऊंगा जब इनकी बात करेंगे, इन वनस्पतियों को। तो इन्हें क्या बोलते हैं? ब्रिटिश वनस्पतियों का वर्गीकरण। चीन तुल्य वनस्पति, भारत की उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। तो आज उष्ण तो आज भी कुछ हो जाएंगे। और जब मैं बात करूंगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि भाई उष्ण तो मैंने वहां करा दी थी। अब बात करेंगे इससे ऊपर की। तो उष्ण से जब ऊपर जाएंगे हम शीतोष्ण की बात करेंगे, फिर शीत की बात करेंगे। तो आज हम किस वनस्पति की बात करेंगे? सिर्फ उष्ण कटिबंधीय पाई जाने वाली वनस्पति। तो हेडिंग डालना सदाबहार वन। हेडिंग डालना उष्ण कटिबंध। हाँ, पहला हेडिंग था स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र और संक्रमण पारितंत्र, तीनों लिख लिए थे। अब हेडिंग बनाना स्थलीय पारितंत्र का सबसे अच्छा एग्जांपल है वन। वनस्पतियों का वर्गीकरण, वनस्पतियों का वर्गीकरण। स्थलीय पारितंत्र के अंदर लिखना वनस्पतियों का वर्गीकरण, वनस्पतियों का वर्गीकरण। लिखना सबसे पहला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट समझो पहले, फिर बाद में करते देखो क्या होता है। सदाबहार वन की अगर बात करें हम लोग, सदाबहार वन क्या है तो देखो पहले। ये वे वन है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, वार्षिक वर्षा। इन वर्षों के लिए कितनी वार्षिक होना जरूरी है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, यानी साल भर कितने, इनको 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है साल भर। इसके अलावा दूसरी बात, ये सदाबहार वन क्या होते हैं? ये सदाबहार वन बड़े सघन होते हैं। ये घने होते हैं या सघन होते हैं, ज्यादा ही सघन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ कंपटीशन होता है। कंपटीशन कैसा होता है?
तो देखो अगर कोई पौधा है और ये पौधा क्या है कि आपको इस तरह से ऊपर की ओर ऊंचाई से दिखेगा आपको, और ये प्रकाश आएगा सूर्य पर। जब ये सूरज का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो यहाँ पर कोई एक पौधा और विकसित हो गया, तो इसको प्रकाश लेने के लिए क्या होना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तो तभी तो प्रकाश आएगा। अगर कोई बीच में कोई पौधा उठा तो ये मर जाएगा क्योंकि प्रकाश नहीं पहुंचेगा। अगर तीसरा पौधा इससे ऊपर जाना चाहेगा तो इससे ऊपर जाना चल जाएगा। कंपटीशन है, एक दूसरा पौधा दूसरे से ऊपर उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि सूरज का प्रकाश चाहिए इसको। क्योंकि उष्ण कटिबंध में जानते हैं सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, जैव विविधता पाई जाती है, कल बताया था। तो यहाँ तापमान अच्छा खासा है, यहाँ डेली वर्षा होती है। तो यहाँ भी क्या है, उष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में क्या पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा टेम्परेचर ठीक ठाक पाया जाएगा, डेली वर्षा होगी। तो जब वर्षा होगी तो यहाँ पर वर्षा का पानी नीचे भर जाएगा, और जब नीचे भर जाएगा तो भूमि हो जाएगी दलदली। कैसी होगी? दलदली। अर्थात यहाँ कोई भारी भरकम जीव उपस्थित नहीं रहेगा। जब भारी भरकम जीव उपस्थित नहीं होगा तो कौन से जीव रहेंगे? तो रेंगने वाले, लटकने वाले, घोंसला बनाने वाले। इसके अलावा इन लकड़ियों की खास बात होती है कि ये लकड़ियां बहुत कठोर होती हैं। क्या होती हैं? बहुत कठोर होती है। और मानव इन लकड़ियों का उपयोग ज्यादातर नहीं करता अपनी दैनिक जीवन की लाइफ में। पहले का मनुष्य करता था, आज का मनुष्य नहीं करता, क्योंकि बहुत ज्यादा कठोर होती है। ठीक है। इसके अलावा इनमें अपेक्षा कर जब तापमान ठीक है, वर्षा ज्यादा होती है, तो इसमें कंपटीशन है, और इस कंपटीशन के दौर में इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि ये 30 मीटर से लेकर 60 मीटर की हाइट तक जा सकते हैं। आप अनुमान नहीं करने के कि जैसे मुंबई में कोई बिल्डिंग होती है ना, 60 मीटर की बिल्डिंग इमारत, उस इमारत को भी कई बार प्राप्त फोर्स कर सकते हैं। यानी इतनी अधिक ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई बहुत बड़ी ऊंचाई हो जाती है। तो ये क्या है, 30 मीटर से ज्यादा है, और 60 मीटर की हाइट तक भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से वृक्ष हो सकते हैं इसमें? तो लिखना महोगनी हो सकता है। क्या हो सकता है? महोगनी हो सकता है। इसमें आबनूस हो सकता है, आबनूस। इसमें रोजवुड हो सकता है, रोजवुड। इसमें आयरन वुड हो सकता है, आयरन वुड। देखो आयरन माने लोहा और वुड माने लकड़ी। आयरन माने क्या होता है? लोहे जैसी लकड़ी, कठोर। इसके अलावा इसमें सिनकोना हो सकता है, और इसी सिनकोना नामक एक लकड़ी की छाल से बनती है कुनैन। क्या बनती है? कुनैन। इसी छाल से, इसी सिनकोना की छाल को उतारा जाता है और एक दवा बनाती है, मलेरिया की दवा है कुनैन, सिनकोना की छाल से। तो यही किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके? सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वनों के। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। देखो ये सदाबहार वन दे दिया, सदाबहार वन, ये दे दिया पर्णपाती, ये दे दिया शंकुधारी। क्या दे दिया? ये शंकुधारी। और ये दे दिया मैंग्रोव। अब वो देगा लगाने को, इनके एग्जाम्पल लगाओ। तो यहाँ लगा देगा वो क्या? सुंदरी वन। क्या लगाएगा यहाँ? सुंदरी वन। यहाँ लगा देगा रोजवुड, रोजवुड। यहाँ लगा देगा कैक्टस। यहाँ क्या लगा देगा आपको? एक लगा देगा यहाँ पर आपको चंदन। क्या लगाएगा? चंदन। और एक आपका क्या लगाएगा वो? एक लगा देगा आपका चीड़। क्या लगाएगा? चीड़। तो लगाओ, तो जिसने पढ़े हैं वही लगा पाएगा। अब देखो मैंने इसमें कोई दिया है एग्जाम्पल यहाँ, तो जैसे कि देखो चीड़ एग्जाम्पल है शंकुधारी का, रोजवुड किसका एग्जाम्पल हो गया? सुंदरी किसका हो गया? मैंग्रोव। और चंदन किसका हो जाएगा? पर्णपाती। लेकिन जो समझेगा, जो पढ़ेगा, उसको ये चीजें क्लियर होगा। और ऐसे क्वेश्चन जो सही होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हमारा कॉन्फिडेंस इन क्वेश्चन से बनता है। तो इनके एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये चीजें सही वाली होने वाली जल्दी से बच्चों की नहीं है। कुछ ना पूछे तो वर्षा की मात्रा पूछ लेगा कि उष्ण कटिबंधीय में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा वर्षा किन वनों को चाहिए? सदाबहार। तो हेडिंग बनाओ, तो लिखो, लिखना। अरे बात समझ में आई पीछे तक? चलो नहीं आई तो पूछ लिया करो आप लोग। ठीक है, देखो हाँ लिखना। इन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को इन वृक्षों के लिए, इन वृक्षों के लिए, इन वनों के लिए, इन वनों में या इन वृक्षों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब एक पैमाना बना रखा है भाई, जैसे कि जलवायु, क्लाइमेट, वेदर, भूगोल वेता होते हैं, उन्होंने बता दिया, जो रिसर्च करते हैं। पर्यावरणीय मानसून आगमन के भूगोल होते हैं, मानसून जैसे होता है ना, मानसून आगमन पर कोई लेट हो जाता है तो उनके पास जाता है कि सर मानसून के बारे में होता है। तो ये जो भूग्राफिकल जियोलॉजिकल होते हैं ना, वे सर्टेन क्राइटेरिया दे देते हैं कि भाई इतना पैमाना है तो वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर चाहिए इनको, तो वही बोलते हैं लोगों को लिए। अब जैसे कि हम लोग को इनकी टेक्निकली में नहीं जाना चाहिए भाई। अगर हम लोग पूछें किसी से भी क्या आधार है, तो आधार बोर हो सकते हैं। आधार होने की, स्तंभ होने की, उस पर रिसर्च की जाती है, उस पर रिसर्च करके तभी उसका आकलन किया जाता है।
तो अगर बुक वगैरह में बता रखा है तो 200 सेंटीमीटर, यानी एक ऐसी वर्षा जो सही वर्षा के टेम्परेचर में, को डेली वर्षा चाहिए, तो ऐसे वर्षा को कहते हैं 200 सेंटीमीटर वर्षा। समझे ना, बहुत सारी होती है चीजें टेक्निकली अगर जाए तो कितनी वर्षा चाहिए इनको? 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। वार्षिक वर्षा साल भर में वार्षिक वर्षा हो जाएगी ना, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। इन वनों में कितनी वर्षा चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये बहुत घने होते हैं, ये बहुत घने होते हैं, घने होते हैं। यहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं आ पाती, यहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं आ पाती। इससे जमीन दलदली हो जाती है, इससे यहां की जमीन दलदली हो जाती है। इससे यहां की जमीन दलदली हो जाती है। इस क्षेत्र में रेंगने वाले लटकने वाले आदि जीव पाए जाते हैं, आदि जीव पाए जाते हैं। इन वृक्षों की लकड़ियां बहुत कठोर होती हैं। इन वृक्षों की लकड़ियां कैसी होती हैं? बहुत कठोर होती है। और ये 30 मीटर से 60 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। लंबाई में 30 मीटर से 60 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। लिखना है कौन कौन सी लकड़ी मिलती है, एग्जाम्पल लिखो, ये सारे लिखो जो मैंने लिखाए हैं। मोहगनी, आबनूस, रोजवुड, आयरनवुड, सिनकोना, बांस। बांस तो भारत में सभी जगह मिल जाता है लगभग। बांस, मोहगनी, आबनूस, रोजवुड, आयरनवुड, सिनकोना, बांस। आबनूस, आयरनवुड, सिनकोना और बांस। हाँ जी, रोजवुड। हाँ जी, रोजवुड। वुड है, वुड है सर, वुड वाले लकड़ियां पे वुड, हाँ वुड। सही है, सिनकोना, सिनकोना। कुनैन बनती है, सिनकोना की छाल से क्या बनती है? कुनैन की दवा। और ये मलेरिया में उपयोगी होती है। लिख लेना, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनती है, मलेरिया की दवा बनती है। और वह कुनैन है, वो कुनैन है। ये आया क्वेश्चन एग्जाम में। एक सिनकोना की छाल से कौन सी दवा बनती है? कुनैन। और सिनकोना कैसा वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। और उष्णकटिबंधीय कहां से कहां तक है? उत्तर में 3.5 डिग्री और दक्षिण में 3.5 डिग्री मकर रेखा तक। हेडिंग बनाना, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। तो पर्णपाती कैसे वन होते हैं इनको समझ लो। इनको बोलते हैं डेसिडुअल्स। क्या बोलते हैं इनको? डेसिडुअल्स, पर्णपाती वन।
हाँ, डेसिडुअस। पर्णपाती वन वे वन होते हैं जो जल के अभाव में अपनी पत्ती को गिरा देते हैं। किसके अभाव में? जल के अभाव में। जब जल के अभाव में ये अपनी पत्ती गिरा देते हैं तो अर्थात ये मानसूनी वन होते हैं। कैसे वन होते हैं ये? मानसूनी ही वन होते हैं, मानसूनी वन कहते हैं हम। इसके बाद इनकी वर्षा की जो मात्रा चाहिए, इनको वर्षा का जो परसेंटेज चाहिए साल भर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता इनको होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी है एग्जाम में, मानसूनी वर्ष को कितनी वर्षा चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर। अर्थात ये जल के अभाव में क्या कर लेते हैं, अर्थात कहने का है ये पानी की खपत को बहुत कम करना चाहते हैं, पानी की खपत इनके अंदर ज्यादा रहे, इसलिए क्या करते हैं अपनी पत्ती को गिरा देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। अधिकतर ये सुन लो, कहते हैं कि पर्णपाती वन भारत के अधिकांश हर क्षेत्र के स्थित पाए जा सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई वन है तो कौन से वन है? वो भारत में सर्वाधिक ही वन है पर्णपाती, डेसिडुअस। सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा, कहां पर मिल जाएंगे सर्वाधिक क्षेत्र में? तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से सर? तो इसमें है चंदन। कौन सा एग्जाम्पल है? चंदन की लकड़ी। इसमें एग्जाम्पल है शीशम। क्या है आपका? शीशम। ठीक है, चंदन है, शीशम है। इसके अलावा और कौन से एग्जाम हो सकते हैं? तो लिखना है ना सागवान। ठीक है, सागवान हो सकता है इसमें एग्जाम्पल, जो सबसे ज्यादा फेवरेट ही पूछे जाते हैं, सागवान, चंदन, सागवान। ठीक है, तो ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाते हैं। तो लिखे ना चंदन है, शीशम है, सागवान है। एक होता है मकुआ। क्या होता है? मकुआ। ठीक है, ये भी इसी मकुआ का स्पिलर बनता था, ट्रेन की पटरी जो बिछाते थे ना लकड़ी, इसी मकुआ नाम का एक पेड़ होता था, उसी को बिछाते थे। बांस यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन चंदन, शीशम, सागवान यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही से क्वेश्चन कई बार आते हैं। एक चंदन के एक डाकू था वीरप्पन, जो कर्नाटक में रहता था। तो इसी वीरप्पन नाम के डाकू ने चंदन की लकड़ियों पर क्या रखा था? अधिकार कर रखा था। और ये इसकी वीरप्पन की कथाएं आज भी वहां सुनाई जाती है, वीरप्पन डाकू। तो कहने का मतलब क्या है, वो कभी नहीं पकड़ा गया। और चंदन की लकड़ी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, हर व्यक्ति की खेती का लाइसेंस ले सकता। और दूसरी बात, जब किसी व्यक्ति से ज्यादा स्नेह हो, ज्यादा प्रेम हो, तो उसे क्या कहा जाता था कि भाई ये हमारे लिए बहुत कुछ करके गया है, तो इसकी अस्थियों पे कुछ चंदन की क्या करेंगे? लकड़ी जलाएंगे। ठीक है, ऐसा देखा होगा। लेकिन आम आदमी के बस की नहीं होता कि चंदन को हम लोग क्या खरीद पाए। चलो लिखना, हिंदी पर्णपाती वन को लिखना। लिख लो जल्दी से, खत्म करते हैं जल्दी से। लिखना बस, मैं लिख रहा हूँ। लिखना है जल के अभाव में अपनी पत्ती को गिरा देते हैं।